बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। मौलाना फजल रहमान साहब किन के दरमियान डील करवाने के चक्रों में हैं? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के अलावा नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान भी कोई डील करवाने वाले हैं, या डील हो चुकी है या होने वाली है? अगर हो गई है तो कितने % हो गई है? और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से क्या लॉबिंग शाबिंग कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान ने कहा कि जनाब हम मनहूस हैं, जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। उन्होंने ये बात किससे की है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करेंगे हम जनाब, हुकूमत ने चढ़ाई कर दी अदलिया पर जब से काजी फायजी साहब वाले केस का तफसीली फ़ैसला आया है। और फिर पहले तो फ़रोग नसीम साहब ने कहा जनाब फैसलों में तजाद है, ये है, क्या है, वो है। और फिर हमारे वज़ीर इत्तलात साहब रूटीन के मुताबिक वो कहते हैं कि जनाब अपनी तरफ से वो कुछ नहीं कहता, बाज़ औक़ात वो बातें भी करनी पड़ती हैं जो काबीना का फैसला होता है। तो वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जनाब फ़रोग नसीम साहब ने सही कहा है कि अगर जजों का एहतसाब नहीं होगा तो हमारा एहतसाब कैसे होगा, सियासतदानों ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब कैसे मुमकिन है। वो मैंने कल इस पर तफसीली भी लाग किया था कि उनमें और उनमें क्या फ़र्क है। और वो कहते हैं कि हाँ, ये जो बात है ना, ये आप देखने वाली है। वो अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में अपनी तेज़ी से गिरती हुई साख का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और नए चीफ जस्टिस हैं, जब वो हलफ उठाएंगे मुफ्ती जस्टिस उमर बंदयाल, वो कह रहे हैं तो उन्हें भी इस चैलेंज का सामना होगा कि अदलिया की साख जो है वो गिर रही है। असल में मसला ये है कि जो ये फ़ैसला आया है इसके बाद वकला तंजीमें जो हैं वो बार बार कह रही हैं कि अदलिया ने जनाब दोबारा अपनी आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, गैर जानबदारी का, आज़ादी का झंडा जो है वो पकड़ लिया है। तो इससे आपको तो पता ही है कि जब साकिब निसार साहब का दौर था और कैसे फ़ैसले हो रहे थे और कैसे क्लीन चिटें जो दी जा रही थी इमरान खान और उनके हामियों को। बहरहाल अदलिया का ये, पहले तो आप ये देख लें कि अदलिया का इस वक्त कितनवां नंबर है। ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रिपोर्ट है रूल ऑफ लॉ की, इंडेक्स जो है उनका 2021 का, उसके मुताबिक जनाब भाई साहब पाकिस्तान का नंबर है 130वां। हमसे नीचे वो कहते हैं जनाब सिर्फ 9 ममालिक हैं। और फिर 2016-17 में जो पाकिस्तान का इंडेक्स था, जुडिशरी कहाँ खड़ी थी, वो 106 नंबर पे थी। और 2020 में इनके दौर में जब ये आए हैं, 17-18 में जब वो अभी कह लें आप अभी नवाज शरीफ का ही दौर था, तो उस वक्त 115वें नंबर पर थी। 2016-17 में जो थी 106वें नंबर पर थी। और फिर जब इनका दौर आया, फिर ये हम आए हैं पीछे को, और 2020 में जनाब 124वें नंबर पे थे हम, और अब हैं 130वें नंबर पे। ये जो अदालती फ़ैसले हैं, ज़ाहिर है वो मेरा तेरा अल्लाह रखे का या मोहम्मद दीन का जो फ़ैसला है उसमें तो उस तरह अदलिया की वो नहीं होती। ये रूल ऑफ लॉ की बात है कि कानून की हुक्मरानी किस हद तक है, उसमें हम 130वें नंबर पर हैं। तो इसमें हुकूमत का कसूर है या जजों का? जज तो रोज़ ये अपने सर पीटते हैं कि जनाब इस तगास्ते में कुछ नहीं होता। हमज़ा को, शहबाज को, इमरान को, बिलावल को, इमरान कह दिया, नवाज शरीफ, बिलावल, मरियम, इनको सजाएँ हो जाएं तो फिर तो ओके जनाब, बेहतरीन काम चल रहा है, फिर अदलिया ठीक है। अब अदलिया ख़राब है। मसला ये बना हुआ है, परेशानी इनको ये लाहक हो गई हुई है कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं इन जजों की, जो 6 जजेस जिन्होंने फ़ैसला दिया है, नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर की है, और 4 ने तो खैर अपना पुराना फ़ैसला बरकरार रखा कि FBI को तहकीकात का इख्तियार है सरीना ईसा के मामलात में जो FBI वाले हैं। लेकिन 10 के 10 जज ये कह चुके हैं पहले भी कि यार ये जो बनाया गया था ना रेफरेंस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, ये ठीक नहीं था। लेकिन उन्होंने भेज दिया पहले मामला उधर FBI को। अब फिर जब वो उसमें नज़रसानी की दरख्वास्त आई तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये तो नहीं हो सकता कि FBI का को इख्तियार ही नहीं है, उसको क्यों भेजें, ये मामला ही अब सरीना का तो मामला ही नहीं था, वो कहते हैं हमारे सामने, तो ये उसको हम क्यों करें। और फिर कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ, मैंने कल भी जिक्र किया था कि जजेस जो अपने वो असासे ज़ाहिर करेंगे, ये लोअर जुडिशरी के लिए है।
उनके कोड ऑफ कंडक्ट अलग हैं, सुपीरियर जुडिशरी के अलग। हमारे तो यहाँ जजों ने जो माहौल ऐसा बना दिया है ना, इन लोगों ने मिल मिला के, मुख्तलिफ अदारों ने इकट्ठे कुट्ठे होके, कि जज पर भी हम शक करते हैं। पूरी दुनिया में जज को शक से बालादर होता है, वो समझते हैं कि इंसाफ कर रहे हैं। लेकिन हमने बहरहाल अदलिया को जो कर दिया कि 130वें नंबर पर पहुँचा दिया है, प्रेशर डाल डाल के। ये रिवर रावी वाला प्रोजेक्ट वाला फैसला आया तो वहाँ पहुँच के रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर खड़े होके वो दरिया के किनारे वीडियो लिंक इन्होंने रिकॉर्ड करवाई है वज़ीर आज़म साहब ने। ये होता है, ये वजह होती है 130वें नंबर पर जाने की अदलिया की। अदलिया ने खुद क्या करना है, अदलिया ने जो किया है उस पर आप तनकीद कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि जनाब इसकी वजह से पीछे गई है। अब वो जो जजेज़ हैं उन्होंने जो फैसला दिया है कि ये तो गैर कानूनी काम था, इंक्वायरी हो ही नहीं सकती थी, ये तो 6 के 6 जज कह रहे हैं। और उससे आगे जाके या अफरीदी साहब जो हैं वो कह रहे हैं फ़रोग नसीम, शहजाद अकबर वगैरह, जो फ़रोग नसीम वज़ीर कानून थे ना, शहजाद अकबर एसेट रिकवरी यूनिट जिन्होंने सारी वारदात डाली और फिर वज़ीर आज़म से मंजूरी ली उसकी, वो कहते हैं ये तो सारे सबको नताइज जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। इस बात से डर रहे हैं कि अदलिया अब कुछ ऐसे फैसले करने जा रही है, लग ये रहा है कि अदलिया अपने पैरों पर खड़ी, जान पड़ी है अदलिया थोड़ी सी, उससे ये घबरा रहे हैं। और मसला कोई नहीं है, इन्हें तो बस यार इनकी अपनी जो बातें हैं ना, इनके खिलाफ जा रही हैं, इनको पता ही नहीं ये क्या कह रहे हैं और हो क्या रहा है। ओ भाई जी, वज़ीर आज़म साहब ट्वीट कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों से दरखास्तें कर रहे हैं, अपने मुलाजमीन ने तनख्वाह बता दो। अगर कोई तनख्वाह बढ़ा देता है ना अदारा, मसलन एयरवाई ने बढ़ाई, गो पेट्रोलियम वालों ने बढ़ाई, और एक कुछ सेरियन एयरलाइंस है उसने बढ़ाई, वज़ीर आज़म साहब ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा और दरखास्तें कर रहे हैं कि जनाब वो तनख्वाहें बढ़ाएं। और भाई तनख्वाह वो बदान तुसी किन्नियां बढ़ाइयां तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन दियां? सिर्फ महंगाई सिर्फ उनके लिए है, प्राइवेट लोगों के लिए। आप सरकार ने कुछ नहीं करना। और भाई आप लोग देखें ना, आप कह रहे हैं कि 100 बड़ी जो कॉरपोरेशन या कंपनियां हैं उन्होंने 950 अरब का मुनाफा कमाया है। भाई जी, ये जो पेट्रोलियम है ना, गो पेट्रोलियम और ये दीगर, 5-6 अरब तो यही कमा गए थे जब आपने एक अहम करना फैसला किया था, कीमतें आगे पीछे कर दी थी, कम कर दी थी, तो वो सारा स्टॉक ही उन्होंने रोक लिया था उस वक्त। ये आपकी अपनी रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पढ़ लें ज़रा, वो जो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे कमीशन बना था। भाई आप क्या बातें क्या कर रहे हैं? तो आपने भी तो दावा किया था कि मैंने वो जो गर्दिशी कर्जे हैं वो ज़ीरो पे ले आया हूँ, पता नहीं कितने खरब से कितने अरब से, 20 खरब से शायद, वो कह रहे थे, इस तरह की बात की थी आपने। तो फिर आप भी सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा दें, आपके पास भी तो पैसा बहुत आ गया हुआ है, खुदा का खौफ करें यार। अच्छा, अब ना पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था रेहाम खां की, वो एक किताब का जिसमें वो टेरियन वाला जिक्र है। बहुत सारे लोगों ने मुझे जिक्र किया कि रेहाम खां की किताब आपने पढ़ी है? मैंने कहा यार पढ़ी तो है। तो उन्होंने कहा यार उसमें से कुछ देते रहे। मैं कहा नहीं यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो मुझे कुछ चीज़ें इसलिए दुरुस्त लगती है कि उन्होंने बाकायदा गवाहियाँ डाली हुई हैं कि उस वक्त मैंने लतीफ़ को कहा, फ़लाने मुलाजम को क्या आके ये सामान उठा के ले जाओ, ये काली दाल ले जाओ, ये फ़लान ले जाओ और टिमकड़ा ले जाओ, इस तरह की बातें होती उसमें हैं। अच्छा, वो और बशीर मेमन साहब का भी जिक्र मैंने किया उस व्लॉग में। और बशीर मेमन साहब के हवाले से एक व्लॉग चंद दिन पहले मैंने किया था कि जो खाबर मानिका साहब हैं उनके पास आए और उनका कि साड़ी हुकूमत सर ने हो रहा। और ये पहले भी एक मैंने व्लॉग काफ़ी अर्सा पहले किया था कि एक सरकारी मुलाजम मेरे सामने, उसको फ़ोन आया तो हंसी जा रहा था, और हंसने के बाद मुझे उसने कहा कि मैंने क्या हुआ, कहते फ़लाँ बंदा मुझे बता रहा है कि उसके पास मानिका साहब आए थे, तो उन्होंने कहा कि अब हमारी हुकूमत में हमारे साथ ये होगा। मानिका साहब जो शुरू तो इंजदे ने शादी तो बाद होए ने कि मामला ने इससे भी मैं थोड़ी जी गल करना चाहता। अच्छा, वो मनहूस वाली बात है ना, जो इमरान खान का मनहूस किसको कहा है, वो रेहाम खां कहते हैं कि जब मैं जा रही थी ना लंदन आखिरी मुलाकात के बाद, उस वक्त तो तलाक का इशू नहीं था, लेकिन उनमें आपस में चपकलिश वगैरह हो गई थी। वो खान साहब को मोबाइल उनके पास था, उन्होंने देखा मेलें शेलें की हुई हैं, इनकी पुरानी महबूबाओं को भी कोई मेलें थी, उसमें कोई मैसेजेस से, इन्होंने कहा जी मैंने खान साहब को भेज दी। पहले सुलह साला हो गई थी, रात को लड़ाई हुई, फिर सुलह हो गई, खान साहब ने कोई माफ़ी मुफ़ी मांगी। वो जा रही थी लंदन, तो उन्होंने रास्ते में वो मोबाइल खोला तो उसमें ये सारी चीज़ें उन्होंने भेज दी खान साहब को। तो फिर खान साहब ने उन्हें ये कहा कि हम मनहूस हैं, जब चीज़ें बेहतर होने लगती हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो फिर रेहाम खां कहती हैं मैंने कहा कि अल्लाह से माफ़ी मांगे आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार मेरे ऊपर पता नहीं जादू हो गया हुआ है, समझ नहीं आती मेरे साथ हो क्या रहा है, और तुम्हारे माजी के बारे में लोग मुझे बताते हैं कि आप पता नहीं क्या करती रही हैं माजी में, तो मैं तो पागल हो जाऊँगा वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें शातें उन्होंने उसमें की हैं। तो खान साहब ने खुद ही माना कि जनाब हम तो मनहूस ही हैं, मनहूस वाली बात को नहीं, वो ज़ाहिर है मेरे ख्याल उनको किसी ने बता दिया होगा कि नहूसत है। अच्छा, उस वक्त इनका पीर खाने में आना जाना था और काफ़ी ज़्यादा था, थोड़ा नहीं था। अच्छा, वो अब रेहाम खां इस हवाले से देखते, मैंने कहा था ना ये ख़ाबर मानिका साहब ये तो बड़े खुल के खुल्म खुल्ला कहते हैं, वो कितने इन्होंने अफसर तब्दील करवा दिए पाक वतन के अपने इलाके में, इनकी मर्ज़ी वगैरह वहाँ जो अफसर है कोई हिल नहीं सकता। तो वो कहती हैं कि अगस्त का कोई बात कर रही हैं, वो कहती हैं कि मैं आई बनी गाला तो मुहाफ़िज़ों ने मुझे बताया कि जनाब आलमा के शौहर यहाँ आए थे। आलमा कौन थी? यानी कि वही जिनके साथ जिनका वो था मामला, वो समझ गए ना आप यार। हाँ, तो आलमा के शौहर यहाँ आए थे और उन्होंने फ्रंट डोर के करीब जो फूलों के गमले हैं उनमें तवीज़ दबाए हैं। यानी खान साहब की खिदमत जो है ये आलमा के शौहर जो हैं वो भी करते रहे जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो कहते हैं फिर ना इसी तरह जो भैंसों की देखभाल करने वाला शख्स है ना, उसके कमरे में मौजूद गमलों में ना अजीब चीज़ें कोई पकाई पुई थी, वो पता नहीं जब जादू टूना किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें पता नहीं वो पकाते हैं, कोई तूड़ियाँ चूड़ियाँ देते हैं या क्या करते हैं। तो वो कहती है मेरा ज़हन तो हो गया माउफ, बंद हो गया। और फिर मैंने कहा काली दाल, रूहानी मशीरान, जादुई तवीज़, आखिर किस जहन्नम में मैं खुद को ले आऊं। वो खुद कह रही हैं ये बात ये। और फिर वो जो बात कर रहे हैं ना पागल हो जाऊंगा ये वो, उस वक्त भी इन्होंने ये कहा उनको खान साहब ने कि मैं ना वो अपने रूहानी मशीरों से मुशावरत कर रहा हूँ तुम्हारे मुस्तकबिल के हवाले से। यानी वो मैं ये मुस्तकबिल मैंने वो डाल दिया बीच में, यानी मैं उनसे मुशावरत कर रहा हूँ, ये रेहाम खां कह रही हैं। और रेहाम खां के पास जो वो है ना मोबाइल जिसका वो उन्होंने जिक्र किया कि मैंने मेलें जो इनको फारवर्ड की और ये किया वो किया, वो अगर सामने आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की और खुलेंगी। उसमें तो ख़वातीन का बहुत सारे हवाले हैं, उसमें बहुत सारे ज़िक्र हैं। बहरहाल वो फिर लंबी बात हो जाएगी। और फिर आपके जो बिलावल हैं यंग मैन, जिसे कहा जी मैच्योर नहीं है मरियम, और अभी तरबियत की ज़रूरत है फवाद खां के, फवाद चौधरी के बकौल, तो उन्होंने तो बड़ा ललकारा है आज जनाब उन्होंने हुकूमत को। उनका जनाब जंग खोल दी हमने, आ गए हैं हम, बस आ रहे हैं 27 फरवरी को कराची से निकल कर इस्लामाबाद की तरफ से, अब जंग होगी, निकाल के बाहर दम लेंगे वगैरह वगैरह। ये बिलावल साहब ख़ुद कह रहे हैं, किसी ने कहा है, क्या मामला चल रहा है। ये बड़ा ख़तरनाक सा काम हो गया हुआ है। थोड़ा सा ख़तरनाक काम क्या होना है, वो आपके ये सारी चीज़ें ना आपस में मिली हुई हैं। आपस में आर्मी चीफ की तस्वीर, जनरल फैज़ हमीद, मौलाना नवाज शरीफ का अड़ियलपन, जरदारी साहब की मोहब्बतें, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके देखने की ज़रूरत है। और राना सनाउल्लाह साहब से किसी ने पूछा और उनका ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि जनाब आर्मी चीफ को अगर तस्वीर मिलती है वज़ीर आज़म देना चाहते हैं दे दे, हम उसमें राय नहीं देंगे, ना ही उसकी मुखालफत करेंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बात उन्होंने की है। और उन्होंने कहा कि जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी का उसमें कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ने ही गैर पार्लिमानी हथकंडे इस्तेमाल करके वो सेनेट से मंजूर करवाया बिल। यानी उन्होंने वो जैसे कि इल्ज़ाम तराशियों का एक रिवाज है और मौसम है, उससे उन्होंने उनको निकाल दिया है यूसुफ रज़ा गिलानी को। नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि 9 माह उन्होंने डेडलाइन दी है। मेरे ख्याल पहले कभी उन्होंने डेडलाइन दी नहीं, अब कह रहे हैं कि 9 माह तक हुकूमत जो है वो घर चले जाएगी। इसके पीछे मामला क्या चल रहा है, मामला फंसा हुआ कहाँ पे है, वो मैं कह रहा हूँ ना। मेरे हिसाब से वो गिनती शुरू है। वो कहते हैं उंगलियों पे गिने, उंगलियों पे वो कहते हैं वो 24 वो होते हैं पोर, और 3 वो 36 कर लें आप। 24 और 36 के दरमियान, कुछ दिनों के दरमियान कुछ मामला होने वाला है। यार असल में मसला ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें थोड़ा सा एक फुकदान हो गया हुआ है एतमाद का। अब खान साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं
उस मामले को सेटल करवाने की। खतरा ये पैदा हो गया है नून लीग को, क्योंकि नून लीग जो है ये चंद दिन के लिए इक़्तिदार में आना नहीं चाहती, ये मैं आपको बता दूं। और वो कोई डील शील का तासर भी नहीं देना चाहते। अगर डील हो भी रही है तो वो चाहते हैं कि वो बस हम इस हद तक रहें कि फेयर इलेक्शन करवा दें, जिसकी वो आएगी, जिसके नाम कुर्रा निकलेगा वो निकाल के ले जाएंगे, ठीक है, ओके। तो पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो ये ख़तरा उनसे ये महसूस कर रहे हैं, नून लीग वाले, कि ऐसा ना हो कि उनको हम अगर इक़्तिदार दे देते हैं, बाद में कोई ऐसी गेम डाल दें वो कि उनको वो इलेक्शन की तरफ जाए ना। और फिर एक और बात जो है, वो नून लीग की एक जो बड़ी शर्त है जनरल फैज़ हमीद, वो एक तो माइनस, दूसरा शायद वो उसके ख़िलाफ़ कुछ और भी अज़ाइम हो सकते हैं उनके, कि उन्होंने बड़ा तंग किया, हमारा सारा बेड़ा गर्क उन्होंने किया है, फ़लाँ किया भी है, फ़लाँ को अदारे को इस्तेमाल किया, फ़लाँ किया, इल्ज़ामात की एक लंबी उनके पास फहरिस्त है। तो वो ये भी एक हो सकता है, वो एमी एक बातें चल रही हैं नून लीग में कि पीपल्स पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी गेम डाल दें जैसे पीटीआई वाले, जैसे उनके चहेते बन गए हुए हैं। एक फैज़ अमीर साहब नून लीग को ना फैज़ अमीर साहब आरा खाते हैं, और जो हालत हो गई है इस हालत में फैज़ अमीर साहब भी अगर आर्मी चीफ बनते हैं तो उनको भी नून लीग वारा नहीं खाती किसी सूरत में। तो पीपल्स पार्टी वाले कहीं ऐसा ना कर लें कि जनाब हमें खुद लाइन लगाने के लिए बाद में उधर कहीं मामला सेटल कर रहे हैं फैज़ अमीर साहब के साथ, इस तरह की बातें जो। लेकिन अब मौलाना फजल रहमान साहब पड़े हैं बीच में। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि आप इस मामले को, फैज़ हमीद वाले मामले को बीच में ना लाएं, मामला सेट हो जाएंगे। उनको किसी ने यकीन नहीं करवाई होगी कि मामला जो हैं वो सेट हैं या सेट हो जाएंगे, इस तरह की वो बात कर रहे हैं, वो कोशिश ये कर रहे हैं। और मुझे ये पता चला है कि 99% जो है मामला इस इशू पे, ये थोड़ा सा इशू जो मैंने जिक्र किया है जनरल साहब वाला, ये मामला किसी हद तक सेटल मौलाना साहब ने करवा दिया है या करवाने वाले हैं या क्या होगा। इसको आप राना सनाउल्लाह साहब की जो बात है ना, उससे ज़रा नुक्ते को मिलाएं तस्वीर मुकम्मल करने के लिए, कि अगर एक्सटेंशन होती है तो हम उसमें ना मुखालफत करेंगे ना को राय देंगे। ये वज़ीर आज़म जाने और उनका काम जाने। वज़ीर आज़म उस वक्त कौन होगा, ये भी एक सोचने वाली बात है ये। और दूसरी बात ये कि मैं ये बता दूं आपको कि अब जो एक्सटेंशन वाला मामला है ये उनकी ख्वाहिश पर मुनहसर नहीं है जनरल कमर जवेद बाजवा की। ये फ़ैसला जनरल कमर जवेद बाजवा की ख्वाहिश भी हो कि मैंने एक्सटेंशन लेनी है, या ये ख्वाहिश हो कि मैंने एक्सटेंशन लेनी ही नहीं यार, मैं बस रिटायर होकर घर जा रहा हूँ, दो ही ख्वाहिशें हो सकती है ना। तो इसमें उनका अमल दखल वो मेरी इतला के मुताबिक बस एवी नॉमिनल सा है। असल फ़ैसला करना है पीछे बैठे हुए जो लोग हैं, जो सीनियर कमांडर्स हैं, उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि एक्सटेंशन लेनी है नहीं लेनी है, क्या होना है क्या नहीं होना है। और फिर जो भी आगे कमान के मामलात हैं और दीगर मामलात हैं वो तय करने उन्होंने आपस में बाहमी इत्तेफाक राय से या बाहमी मशावरत से फिर वो उन्होंने हुकूमत को देने बता। और मेरी इतला के मुताबिक फैज़ हमीद साहब का वहाँ से वो उनकी ज़्यादा उम्मीदें नहीं वाबस्ता करनी चाहिए उनको, इसीलिए मौलाना साहब इसी तरह की इतलात दे रहे हैं कि होगी उनकी इन्फॉर्मेशन किसी ने बताया होगा कि टेंशन ना लवो, मामलात वैसे सैट ने, तुसी एवी बिला वजह एक शर्त रख के विच रिच ना मिलाओ, खान नूं घर जान दो, लोगों सुख दा साह लैन दो। ये तो अपील नहीं करी जाता, और ख़ुद ही इन्होंने माजी में कहा मनहूस है, मामला जब सीधे होने लगते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अब दीजिए मुझे इजाज़त और पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला बेहतर करे, मेरे लिए भी थोड़ी जी कर देना। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।